Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. नमस्कार और स्वागत है। आज हम इतिहास के एक बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण अध्याय पर गहराई से नजर डाल रहे हैं, प्राचीन मिस्र। जी नमस्कार। और ये विषय प्राचीन मिस्र वाकई बहुत गहरा है। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो भी काफी फैली हुई है। हाँ, इसमें मिस्र का शुरुआती विकास है, करीब 3000 से 2000 ईसा पूर्व का समय। फिर उसके बड़े साम्राज्यवादी क्षण भी हैं। और बाद में रोम के साथ उसके संबंध, नील के किनारे की दूसरी संस्कृतियां जैसे नूबिया, अक्सुम और हिक्सोस, असीरियन जैसे आक्रमणकारियों से उसके मुकाबले, ये सब कुछ इसमें शामिल है। तो आज इस पूरी चर्चा का हमारा लक्ष्य क्या रहेगा? हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे शक्ति पावर नील नदी से बहकर बड़े बड़े साम्राज्यों तक पहुंची, भूगोल का शासन पर क्या असर पड़ा, और कैसे बाहरी हमलों ने बदलाव लाए, और ये भी कि क्यों जब कोई सभ्यता अपने शिखर पर होती है तो अक्सर उसके बाद एक कमजोरी का दौर भी आता है ना? बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरुआत नील नदी से ही होनी चाहिए, क्योंकि इसे मिस्र की जीवन धारा कहते हैं। सही कहा। वैसे तो कई प्राचीन सभ्यताएं नदियों के किनारे ही पनपी, मेसोपोटामिया, भारत, चीन, लेकिन मिस्र और नील का जो रिश्ता था वो शायद सबसे अनोखा था। हाँ, स्रोत बताते हैं कि जैसे ग्रीस समुद्र पर आधारित था, वैसे ही मेसोपोटामिया, भारत, चीन नदी आधारित थे, पर मिस्र तो पूरी तरह नील पर ही निर्भर था। और नील सिर्फ पानी नहीं देती थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये स्थिरता और पोषण दोनों का स्रोत थी। और इसकी सबसे बड़ी खूबी थी इसकी नियमितता। ये उत्तर की ओर बहती है, दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक, 4100 मील से भी ज्यादा। और हर साल लगभग एक तय समय पर इसमें बाढ़ आती थी। जी, यही वार्षिक बाढ़ मिस्र के लिए वरदान थी। जुलाई के आसपास पूर्वी अफ्रीका के पहाड़ों से पानी आता, अक्टूबर तक उतर जाता और पीछे छोड़ जाता उपजाऊ काली मिट्टी, सिल्ट कहते हैं उसे। और इसी मिट्टी पर उनकी पूरी खेती टिकी थी, गेहूं, जौ। हाँ, और उन्होंने सिंचाई के लिए नहरों का एक पूरा जाल, एक नेटवर्क बना लिया था। बहुत जटिल था वो। इसी वजह से इतिहासकार हेरोडोटस ने कहा था, मिस्र नील नदी का उपहार है। लेकिन ये उपहार इसमें कुछ जोखिम भी तो रहे होंगे, इतनी निर्भरता। बहुत ज्यादा जोखिम। अगर बाढ़ कम आ गई तो सिल्ट नहीं, पानी नहीं, अकाल, लोग भूखे मर सकते थे। और अगर ज्यादा आ गई तो घर, अनाज के भंडार, बीज सब बह जाते थे। तो ये हमेशा एक बैलेंसिंग एक्ट जैसा था, एक निरंतर संतुलन साधना पड़ता था। और नदी के साथ साथ रेगिस्तान का भी जिक्र आता है, दोनों तरफ बड़े बड़े रेगिस्तान, सहारा और अरब। हाँ, और इन रेगिस्तानों ने एक तरह से प्राकृतिक दीवार का काम किया। इन्होंने मिस्र को बाहरी हमलों से काफी हद तक बचाया। इससे उनकी अपनी एक अलग यूनिक कल्चर विकसित हुई। लेकिन इसका एक नुकसान भी हुआ होगा। हाँ, शुरुआती दौर में बाहरी दुनिया से संपर्क थोड़ा सीमित रह गया। अच्छा, इसी भूगोल के अंदर हमें दो हिस्सों का जिक्र मिलता है, ऊपरी मिस्र और निचला मिस्र। ये क्या था? ये सीधा साधा भूगोल है। देखिए, ऊपरी मिस्र दक्षिण में है, जहां से नदी आती है, थोड़ा ऊंचाई वाला इलाका। ये पहले प्रपात कैटरैक्ट से लेकर डेल्टा के शुरू होने तक। और निचला मिस्र? निचला मिस्र उत्तर में भूमध्य सागर के पास। इसमें नील डेल्टा का उपजाऊ इलाका आता है, जहां नदी समुद्र में मिलने से पहले कई धाराओं में बढ़ जाती है। दलदली जमीन थी वहां काफी। और इन दोनों का एक होना, इनका एकीकरण मिस्र के इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ था। बिल्कुल, ये एक बड़ा राजनीतिक कदम था। करीब 3000 ईसा पूर्व में इसका श्रेय राजा नारमेर को दिया जाता है। हमें एक नारमेर पैलेट मिला है, एक पत्थर है जिस पर नक्काशी है। उसमें क्या खास है? उसमें नारमेर को ऊपरी और निचले मिस्र दोनों के ताज पहने दिखाया गया है। ये एकीकरण का सबूत है। पहले ताज अलग अलग होते थे? हाँ, निचले मिस्र का लाल ताज था और ऊपरी मिस्र का एक ऊंचा सफेद ताज बॉलिंग पिन जैसा दिखता था। नारमेर ने इन दोनों को मिलाकर एक डबल ताज बनाया, लाल और सफेद। तो ये सिर्फ लड़ाई जीतना नहीं था? नहीं, ये एक तरह से राजनीतिक ब्रांडिंग थी। बहुत शक्तिशाली प्रतीक था ये।
और उसने अपनी राजधानी मेम्फिस भी ऐसी जगह बनाई जहां ऊपरी और निचला मिस्र मिलते थे। एकदम स्ट्रेटेजिक लोकेशन। यहीं से एक सिंगल स्टेट के रूप में मिस्र की शुरुआत हुई। और यहीं से फेरो का कॉन्सेप्ट भी शुरू होता है, जो सिर्फ राजा नहीं थे। सही कहा। मिस्र के फेरों को सिर्फ शासक नहीं बल्कि ईश्वर राजा, गॉड किंग्स माना जाता था। असल में देवता। यानी उनका शासन धर्म पर आधारित था। हाँ, उसे थियोक्रेसी कहते हैं। शासक ही दिव्य व्यक्ति है। और फेरो की जिम्मेदारियां भी बहुत बड़ी थीं। माना जाता था कि वही सूरज उगाते हैं, नील में सही बाढ़ लाते हैं, फसलें उगाते हैं, राज्य की भलाई करते हैं, सत्य और न्याय को बढ़ावा देते हैं। बहुत बड़ा प्रेशर था। ये जो ईश्वर वाली स्थिति थी, इसका उनके मरने के बाद के जीवन की धारणाओं से क्या संबंध था, खासकर पिरामिडों से? देखिए, उनका मानना था कि फेरो के अंदर एक जीवन शक्ति होती है जिसे का कहते हैं। ये का मरने के बाद भी जिंदा रहती है और शासन करती है। अच्छा। इसलिए फेरो का मकबरा यानी टूम सिर्फ एक कब्र नहीं हो सकता था, वो अनंत काल के लिए एक महल जैसा होना चाहिए था, शायद उनके जीते जी वाले महल से भी ज्यादा जरूरी। इसी सोच ने पुराने साम्राज्य काल ओल्ड किंगडम में लगभग 2660-2180 ईसा पूर्व इतने बड़े बड़े पिरामिड बनवाए। ये सब उनके गहरे धार्मिक विश्वासों पर टिका था। कैसा था मिस्र का धर्म? बहुत ही केंद्रीय भूमिका थी धर्म की, और वो बहुदेववादी थे। मतलब 2000 से ज्यादा देवी देवताओं में विश्वास करते थे। कोई मुख्य देवता थे? हाँ, प्रमुख थे रे या रा, जो सूर्य देव थे। फिर ओसिरिस, मृत्यु और पुनरुत्थान के देवता, और उनकी पत्नी आइसिस, जिन्हें आदर्श मां और पत्नी माना जाता था। इनके सम्मान में बड़े बड़े मंदिर बनाए गए। और ये जो मरने के बाद जीवन वाली बात थी, क्या ये सिर्फ फेरो के लिए थी? नहीं, ये सबके लिए थी। माना जाता था कि मरने के बाद हर किसी के कर्मों का हिसाब होगा। अंडरवर्ल्ड के देवता थे अनुबिस, वो एक तराजू पर दिल को तौलते थे। दिल को तराजू पर? हाँ, एक तरफ दिल, दूसरी तरफ एक पंख। पंख सत्य और न्याय का प्रतीक था। पास होने के लिए दिल का पंख से हल्का होना जरूरी था। और अगर भारी हुआ तो? पापों की वजह से? तो आत्माओं का भक्षक नाम का एक भयानक जानवर उसे खा जाता। लेकिन अगर दिल हल्का निकला तो व्यक्ति को एक सुंदर दूसरी दुनिया में अनंत जीवन मिलता। इसी विश्वास की वजह से शायद ममीकरण इतना महत्वपूर्ण था, ताकि शरीर बचा रहे। बिल्कुल, क्योंकि का यानी आत्मा को समय समय पर शरीर में लौटना होता था, इसलिए शरीर को प्रिजर्व करना बहुत जरूरी था। ये प्रक्रिया कैसी होती थी? सुनने में तो जटिल लगती है। हाँ, जटिल थी, खासकर शाही और अमीर लोगों के लिए। नाक के रास्ते दिमाग निकालते थे, फिर चीरा लगाकर अंदर की अंग निकालते थे, सिर्फ दिल को छोड़कर। दिल क्यों छोड़ते थे? उसे बुद्धि और भावनाओं का केंद्र मानते थे। बाकी अंग कैनोपिक जार नाम के बर्तनों में रखते थे। फिर शरीर को नेट्रॉन, एक तरह का नमक होता है, उससे ढक देते थे करीब 70 दिनों के लिए, ताकि सारी नमी सूख जाए। उसके बाद? फिर उसे साफ करके सैकड़ों गज लेलन की पट्टियों में लपेटते थे और ताबूत में रख देते थे। और मकबरे को उन सभी चीजों से भर दिया जाता था जिनकी आफ्टर लाइफ में जरूरत पड़ सकती थी। कपड़े, खाना, गहने, फर्नीचर, खेल, मूर्तियां, यहाँ तक कि रथ और नावें भी। इस जटिल धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था में आम लोगों का जीवन कैसा था? समाज की बनावट कैसी थी? समाज एक पिरामिड जैसा था, काफी कठोर। सबसे ऊपर राजा, रानी, शाही परिवार। फिर आता था ऊंचा वर्ग, अमीर जमींदार, सरकारी अधिकारी जैसे वजीर, पुजारी, सेना के कमांडर। और बीच में? मध्य वर्ग में व्यापारी और कुशल कारीगर आते थे। ये वर्ग नए साम्राज्य में और बढ़ा, जैसे बुनकर, कुम्हार, बढ़ई, जौहरी। और सबसे नीचे? सबसे बड़ा वर्ग था निम्न वर्ग, किसान और अकुशल मजदूर। उनका जीवन तो पूरी तरह नील नदी के चक्र पर ही निर्भर था। और जो बाढ़ का मौसम होता था तब उन्हें पिरामिड या नहरें बनाने जैसे सरकारी कामों में लगा दिया जाता था। दास भी थे? हाँ, बाद के समय में दास भी थे, आमतौर पर युद्ध में पकड़े गए लोग। वो पिरामिड में सबसे नीचे थे। क्या इस पिरामिड में ऊपर चढ़ना संभव था? मतलब सोशल मोबिलिटी? आसान नहीं था, पर नामुमकिन भी नहीं। शादी करके या नौकरी में बहुत कामयाब होकर कोई ऊपर उठ सकता था, लेकिन एक चीज बहुत जरूरी थी, पढ़ना लिखना जानना। साक्षरता? हाँ, अगर कोई पढ़ना लिखना सीखकर लेखक बन जाता तो उसे सरकारी नौकरी मिल सकती थी, सम्मान मिलता था, और सबसे बड़ी बात, उसे मेहनत मजदूरी नहीं करनी पड़ती थी। ये ऊपर उठने का एक बड़ा जरिया था। और महिलाओं की स्थिति कैसी थी? क्या उन्हें कोई अधिकार थे? ये बड़ी दिलचस्प बात है। प्राचीन दुनिया के हिसाब से मिस्र की महिलाओं को कई अधिकार मिले हुए थे, जो उस जमाने में आम नहीं था। जैसे कि कोई पद भी संभाल सकती थी? हाँ,
कुछ महिलाएं पुजारी या अधिकारी भी बनी। हालांकि पुरुषों के मुकाबले ये कम था, पर उनके पास महत्वपूर्ण कानूनी और आर्थिक अधिकार थे। उनकी एक और बड़ी उपलब्धि थी उनकी लेखन प्रणाली, हायरोग्लिफिक्स। हाँ, हायरोग्लिफ्स। इसका ग्रीक में मतलब है पवित्र नक्काशी। शुरुआत तो चित्रलिपि से हुई, मतलब एक चित्र एक विचार बताता था। फिर धीरे धीरे ये चित्र आवाजों के लिए भी इस्तेमाल होने लगे, जैसे हमारे अक्षर होते हैं। करीब 700-800 चित्र प्रतीक थे। इनको मिलाकर शब्द बनते थे। क्या रोजमर्रा के लिखने के लिए भी यही इस्तेमाल होते थे? ये तो मुश्किल लगते हैं। हाँ, मुश्किल थे, इसलिए उन्होंने रोजमर्रा के काम के लिए एक तेज घसीट लिपि भी बना ली थी, जिसे हियरेटिक कहते हैं। और लिखते किस पर थे? पेपिरस पर। ये एक तरह का सरकंडा होता है जो नील डेल्टा में खूब उगता था। उससे कागज कैसे बनाते थे? वो सरकंडों को चीरते थे, गीला करते थे, फिर एक दूसरे पर क्रॉस करके रखते थे, दबाते थे और सुखा लेते थे। इससे कागज जैसी शीट बन जाती थी। ये मेसोपोटामिया की मिट्टी की गोलियों से कहीं ज्यादा हल्का और आसान था इस्तेमाल करना। इससे रिकॉर्ड रखने और प्रशासन में बहुत मदद मिली। उनकी व्यावहारिकता, मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच, विज्ञान में भी दिखती है, जैसे उनका कैलेंडर। बिल्कुल। उन्हें बाढ़ के आने का समय पता करना होता था, तो उन्होंने देखा कि सीरियस नाम का एक तारा है जो बाढ़ आने से ठीक पहले पूरब में उगता है। तो उन्होंने उसी तारे से हिसाब लगाया। हाँ, उन्होंने उसके एक उदय से अगले उदय तक के दिन गिने, पूरे 365 दिन। फिर उसे 12 महीनों में बांटा, हर महीने 30 दिन, और आखिर में 5 दिन जोड़ दिए छुट्टियों और त्योहारों के लिए। ये सौर कैलेंडर था और चंद्रमा वाले कैलेंडर से कहीं ज्यादा सटीक। आज के कैलेंडर से सिर्फ 6 घंटे का फर्क था। कमाल है। और चिकित्सा, मतलब मेडिसिन के बारे में? वो भी काफी उन्नत थे। वो नाड़ी देखकर दिल की धड़कन जांच सकते थे, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए स्प्लिंट्स का इस्तेमाल करते थे, घाव और बुखार का इलाज भी जानते थे। सर्जरी वगैरह भी करते थे? कुछ सबूत मिले हैं सर्जरी के भी। शायद मम्मी बनाने की प्रक्रिया से उन्हें शरीर की बनावट का अच्छा ज्ञान हो गया था। चलिए एक बार फिर पुराने साम्राज्य के शिखर पर लौटते हैं। गीजा का महान पिरामिड। हाँ, फेरो खुफू के लिए बना था ये। इंजीनियरिंग का तो ये बेजोड़ नमूना है। सोचिए, 20 लाख से ज्यादा पत्थर के ब्लॉक लगे हैं इसमें। और वजन? औसत वजन 2.5 टन। कुछ ब्लॉक तो 15 टन के भी थे। अनुमान है कि इसे बनाने में करीब 20 साल लगे होंगे और शायद 1 लाख मजदूर। ये सब कुछ मरने के बाद जीवन में उनके पक्के यकीन को दिखाता है। बिल्कुल। और फेरो के शरीर उसके का को बचाने की जरूरत को। उस समय के अलग अलग वर्गों का जीवन कैसा था, थोड़ा और विस्तार से बताएं। जैसे कुलीन वर्ग। कुलीन और पुजारी तो बड़े आराम का जीवन जीते थे। बड़ी बड़ी जमीनों का प्रबंधन करते थे या मंदिरों में सेवा करते थे, धार्मिक रस्में करवाते थे, प्रशासन देखते थे। अच्छे घर, बढ़िया खाना, नौकर चाकर। सैनिकों का महत्व रक्षा और विस्तार के लिए बहुत था, खासकर न्यू किंगडम में। उन्हें तरक्की का मौका मिलता था, जमीन या लड़ाई की लूट मिल सकती थी। लेकिन जीवन कठिन था। ट्रेनिंग, किले में ड्यूटी, खतरनाक लड़ाइयाँ। और लेखक, स्क्राइब्स, जिनके बारे में हमने पहले बात की, वो बहुत जरूरी थे। रिकॉर्ड रखते थे, हिसाब किताब देखते थे, चिट्ठियां लिखते थे। सालों की मुश्किल ट्रेनिंग लगती थी हायरोग्लिफिक्स सीखने में, लेकिन पद बड़ा सम्मानजनक था। सरकार या मंदिरों में काम मिलता था और मेहनत मजदूरी से छुटकारा। व्यापारी और कारीगर। व्यापारी नील नदी पर और उससे भी दूर तक माल ले जाते थे, लाते थे। कारीगर जैसे बुनकर, कुम्हार, बढ़ई, जौहरी, वो अपनी कार्यशालाओं में काम करते थे। ये कार्यशालाएं अक्सर मंदिरों या महलों के पास होती थीं। वो रोज की जरूरत की चीजें भी बनाते थे और मकबरों के लिए महंगी लग्जरी चीजें भी। और सबसे बड़ी आबादी किसान और मजदूर। हाँ, विशाल बहुमत उन्हीं का था। उनका जीवन तो नील नदी की लय पर ही चलता था। बुआई और कटाई के मौसम में बहुत मेहनत होती थी, और जब बाढ़ होती थी तो उन्हें सरकारी प्रोजेक्ट्स पर काम करना पड़ता था। पिरामिड बनाना, मंदिर बनाना, नहरें खोदना। जीवन काफी कठिन था। घर और खाना पीना साधारण होता था। क्या उनके जीवन में मनोरंजन के लिए कोई जगह थी? हाँ, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ काम ही करते थे, वो जीवन का आनंद भी लेते थे। सेनेट जैसा बोर्ड गेम खेलते थे। त्योहारों पर खूब संगीत और नाच गाना होता था। शिकार करना, मछली पकड़ना, नील नदी में नाव चलाना, ये सब उनके शौक थे। मकबरों में जो चित्र मिले हैं उनमें भी लोग दावत करते और मजे करते हुए दिखाए गए हैं। ठीक है, तो ये पुराने और मध्य साम्राज्य की एक तस्वीर है, लेकिन मिस्र हमेशा इतना अलग थलग और स्थिर नहीं रहा। मध्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ? हाँ, लगभग 1650 ईसा पूर्व के आसपास मिडिल किंगडम की स्थिरता कम होने लगी। अंदरूनी कमजोरियां थीं और बाहर से दबाव भी बढ़ रहा था। इसी समय हिब्रू लोगों के मिस्र आने का जिक्र मिलता है ना?
और मूसा की कहानी। जी हाँ, वो संदर्भ इसी पृष्ठभूमि में आता है। कहानी है कि फ़ारो मिस्र में हिब्रू लोगों की बढ़ती संख्या से खतरा महसूस करता है, बच्चों को मारने का आदेश देता है। ये कहानी उस समय की असुरक्षा को दर्शाती है जब मिस्र अपनी सीमाओं के अंदर विदेशी आबादी को लेकर चिंतित था। और फिर इस उथल-पुथल का फायदा उठाकर बाहरी लोग आए। हाँ, इसी कमजोरी के दौर में हिक्सोस आए। ये लोग करीब 1640 ईसा पूर्व में फिलिस्तीन के इलाके से आए थे। हिक्सोस, इसका मतलब क्या है? लगभग 1630-1523 ईसा पूर्व तक राज किया। ये मिस्र वालों के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था, एक शौक था। लेकिन वो अपने साथ कुछ नई चीजें भी लाए, तकनीक वगैरह। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। वो अपने साथ घोड़े से खींचे जाने वाले रथ लाए और बेहतर कांसे के हथियार। मिस्रियों ने ये चीजें उनसे सीखीं, अपने ही विजेताओं से। और फिर उन्होंने हिक्सोस को बाहर निकाला। हाँ, उन्होंने हार से सबक सीखा। रानी अहतिप और बाद में फ़ारो कामोस जैसे नेताओं ने मिस्रियों को इकट्ठा किया, नई मिलिट्री टेक्नोलॉजी अपनाई और आखिरकार हिक्सोस को पूरी तरह मिस्र से बाहर निकाल दिया। और इसी अनुभव ने नए साम्राज्य न्यू किंगडम की नींव रखी, जो करीब 1570 ईसा पूर्व शुरू हुआ। बिल्कुल, हिक्सोस वाले अनुभव ने उन्हें सिखाया कि अगर सुरक्षित रहना है तो अपनी सीमाओं से बाहर की जमीन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। यहीं से मिस्र का साम्राज्य बनाने वाला दौर, एम्पायर बिल्डिंग फेज, शुरू हुआ। ये मिस्र की शक्ति और धन का चरम था, एक सच्चा साम्राज्य। इस दौर के कुछ बड़े नाम कौन हैं? एक तो हतशेप्सुत थी, एक महिला फ़ारो। उन्होंने व्यापार पर ज्यादा ध्यान दिया। पुंट देश के लिए उनका मशहूर अभियान था, जहां से वो धूप, आबनूस, हाथीदांत जैसी चीजें लाईं। और सैनिक शासक? उनके सौतेले बेटे थुथमोस III, वो एक महान सैन्य नेता थे। उन्होंने सीरिया और फिलिस्तीन में कई लड़ाइयां लड़ी और साम्राज्य को बहुत दूर तक फैलाया, करीब 1400 ईसा पूर्व के आसपास। और जब वो उत्तर की ओर फैले तो उनका सामना हित्तियों से हुआ। हाँ, हिट्टी एशिया माइनर, मतलब आज की तुर्की, में एक बड़ी ताकत है। वो करीब 1900 ईसा पूर्व में स्थापित हुए थे और वो भी दक्षिण की ओर बढ़ रहे थे, तो टकराव तो होना ही था। ये दुश्मनी न्यू किंगडम के बाद के दौर की एक बड़ी कहानी है। और इसमें रामेसिस II यानी रामेसिस द ग्रेट का नाम बहुत आता है। हाँ, रामेसिस II, उनका शासन बहुत लंबा था, करीब 1290 से 1224 ईसा पूर्व तक। वो एक बड़े सैन्य नेता थे। उन्होंने हित्तियों के खिलाफ कादेश का मशहूर युद्ध, बैटल ऑफ कादेश, लड़ा। और उन्होंने हित्तियों के साथ संधि भी की थी। जी हाँ, शायद दुनिया के पहली शांति संधि उन्होंने ही हित्तियों के साथ की थी। लेकिन रामेसिस II को एक महान निर्माता के तौर पर ज्यादा याद किया जाता है। उन्होंने क्या बनवाया? अरे बहुत कुछ। कारनाक में अमुन-रे के मंदिर में उन्होंने बड़े पैमाने पर निर्माण करवाया, विशाल खंबे बनवाए, और अबू सिम्बल तो उनकी उत्कृष्ट कृति है। नूबिया की सीमा के पास बलुआ पत्थर की चट्टानों को काटकर 2 विशाल मंदिर बनवाए। उनमें खुद की 4 बहुत बड़ी मूर्तियां लगवाईं। कितनी बड़ी? अंदाजा लगाइए, उन मूर्तियों के कान ही 3 फीट से ज्यादा लंबे थे। ये सरासर शक्ति प्रदर्शन था, मिस्रियों और नूबियनों दोनों को डराने के लिए। पत्थर पर बना हुआ मॉन्यूमेंटल प्रोपेगेंडा था वो। लेकिन रामेसिस II के बाद न्यू किंगडम का पतन होने लगा। हाँ, लगभग 1200 ईसा पूर्व के बाद से अंदरूनी झगड़े थे और बाहर से दबाव भी बढ़ रहा था। नई सभ्यताएं उभर रही थीं। समुद्री लोगों का भी जिक्र आता है। हाँ, करीब 1200 ईसा पूर्व के आसपास। ये कौन थे, ये पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन उन्होंने पूर्वी भूमध्य सागर में हमलों की एक लहर सी ला दी। उन्होंने मिस्र और हिट्टी साम्राज्य दोनों पर हमला किया, व्यापार को नुकसान पहुंचाया, शहरों को तबाह किया। मिस्र किसी तरह बच गया, लेकिन बहुत कमजोर हो गया। यहीं से न्यू किंगडम की साम्राज्य वाली ताकत का अंत शुरू हुआ। मिस्र के कमजोर होने का उसके दक्षिण के पड़ोसी कुश यानी नूबिया पर क्या असर पड़ा? पहले तो करीब 2000 से 1000 ईसा पूर्व तक मिस्र कुश पर हावी था। मिस्र ने वहां छापे मारे, कब्जा किया, उनके व्यापार पर नियंत्रण रखा, खासकर सोने और हाथी दांत के व्यापार पर। नूबिया एक जरूरी ट्रेड कॉरिडोर था। लेकिन जब मिस्र कमजोर हुआ तो कुश मजबूत हुआ। उन्होंने अपनी आजादी वापस पाई और फिर उन्होंने मिस्र पर ही कब्जा कर लिया। हाँ, ये बहुत ही असाधारण बात है। करीब 751 ईसा पूर्व में कुश के राजा पिये ने मिस्र पर हमला किया, वहां के लीबियाई शासकों को हराया और अपना राजवंश स्थापित किया, 25वां राजवंश। उन्होंने करीब 100 साल तक मिस्र पर राज किया। क्या उन्होंने मिस्र पर अपनी नूबियन संस्कृति थोपी? नहीं, यही मिस्र की संस्कृति की ताकत दिखती है। कुशाइट फ़ारो खुद को मिस्र के पुराने मूल्यों का रक्षक मानते थे। उन्होंने मिस्र का धर्म अपनाया, उनके रीति रिवाज अपनाए, हायरोग्लिफिक लिखना सीखा और यहां तक कि नूबिया में मिस्र की शैली के पिरामिड भी बनवाए।
हालांकि थोड़े छोटे और ज्यादा ढलान वाले। तो विजेता ही मिस्री बन गए। हाँ, ठीक वैसे ही जैसे उनसे पहले लीबियाई शासकों ने किया था। ये दिखाता है कि मिस्र की संस्कृति कितनी स्थायी थी, तब भी जब उसकी राजनीतिक शक्ति कम हो गई थी। लेकिन कुशाइट शासन भी हमेशा नहीं चला। नहीं, उन्हें असीरियंस ने लगभग 671 ईसा पूर्व में वहां से निकाल दिया। असीरियन अपनी क्रूरता के लिए जाने जाते थे और उनके पास लोहे के बेहतर हथियार थे। राजा सनहेरीब की क्रूरता के किस्से हैं। 89 शहर, 1220 गांव तबाह किए, बेबीलोन जला दिया। उन्होंने कुशाइट पकड़ तोड़ दी और मिस्र को और भी कमजोर छोड़ दिया। असीरियन के बाद कौन आया? सिलसिला चलता रहा। हाँ, उसके बाद फारसी आए कुछ समय के लिए, और फिर यूनानी सिकंदर महान के नेतृत्व में 332 ईसा पूर्व में। सिकंदर का स्वागत हुआ था मिस्र में। हाँ, मिस्र वाले शायद फारसी शासन से थक चुके थे। उन्होंने सिकंदर का स्वागत किया, उसे फ़ैरो का ताज पहनाया, एक मुक्तिदाता की तरह देखा। और सिकंदर ने अलेक्जेंड्रिया शहर बसाया। जी हाँ, भूमध्य सागर के तट पर नील के मुहाने के पास बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन थी व्यापार के लिए। और ये शहर व्यापार और हेलेनिस्टिक मतलब यूनानी सभ्यता का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया। यहाँ की लाइब्रेरी और लाइट हाउस बहुत मशहूर हुए। इसके बाद मिस्र पर रोमनों के आने तक टॉलेमीज राजवंश का शासन रहा, जो यूनानी मूल के थे। इस पूरे क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण राज्य का जिक्र है, अक्सुम। ये कहाँ था? अक्सुम कुश के दक्षिण में था, आज के इथोपिया और एरिट्रिया के इलाके में। ये करीब 100 ईस्वी में उभरा और 300 से 700 ईस्वी के बीच काफी फला फूला। उनकी ताकत का राज क्या था? उनकी ताकत थी व्यापार मार्गों पर नियंत्रण, अफ्रीका, लाल सागर और हिंद महासागर के बीच के रास्ते। उनका मुख्य बंदरगाह था अडुलिस। वहां से वो अरब, फारस, भारत, रोम सबके साथ व्यापार करते थे। हाथी दांत, कछुए के खोल, पन्ना, सोना बेचते थे और कपड़ा, कांच, जैतून का तेल, शराब खरीदते थे। काफी वेल कनेक्टेड थे वो। फिर उनका पतन क्यों हुआ? इसमें मुख्य कारण था भू राजनीतिक बदलाव। जब 7वीं सदी में इस्लामी सेनाओं ने अरब और उत्तरी अफ्रीका पर कब्जा कर लिया, तो लाल सागर का व्यापार उनके नियंत्रण में आ गया। इससे अक्सुम अपने व्यापारिक भागीदारों से कट गया, उसका अडुलिस बंदरगाह बेकार हो गया। यानी आर्थिक अलगाव। हाँ, आर्थिक अलगाव। मजबूर होकर शासकों को अपनी राजधानी अंदरूनी इलाके उत्तरी इथियोपिया ले जानी पड़ी। ये भौगोलिक अलगाव और साथ में शायद कुछ पर्यावरणीय समस्याएं भी थी, जैसे जंगलों की कटाई, सदियों की खेती से मिट्टी का खराब होना। इन सब ने मिलकर अक्सुम को एक बड़ी शक्ति के रूप में खत्म कर दिया। तो इन सभी स्रोतों को अगर हम एक साथ देखें तो ऐसा लगता है कि प्राचीन मिस्र की कहानी एक तरफ नील नदी से मिली स्थिरता की है, तो दूसरी तरफ बाहरी दुनिया के साथ लगातार संपर्क और संघर्ष की भी। बिल्कुल, चाहे वो हिक्सों से नई तकनीक सीखना हो, या रेमेसेस के समय में एक बड़ा साम्राज्य बनाना हो, या फिर बाद में कुशाइट्स, असीरियन, यूनानियों के शासन में आना हो, मिस्र हमेशा अपने पड़ोसियों और हमलावरों से प्रभावित होता रहा। उसका भूगोल जो उसकी ताकत थी, वही उसे एक निशाना भी बनाता था। हाँ, उसकी पहचान लगातार बाहरी दुनिया के साथ इस लेन देन, इस इंटरैक्शन में बनती और बदलती रही। ये समझने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। चलिए अंत में एक विचार के साथ इस चर्चा को विराम देते हैं। हमने रामेसेस II की विशाल मूर्तियों की बात की। अक्सर प्राचीन इतिहास को समझने में हमें जो लिखित रिकॉर्ड मिलते हैं वो अधूरे होते हैं या शासकों का अपना प्रचार होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि किसी शासक की असली ताकत उसके संसाधनों पर उसका नियंत्रण और उसकी विरासत को समझने के लिए हम उसके बनवाए स्मारकों के विशाल पैमाने पर कितना भरोसा कर सकते हैं, जैसे पिरामिड्स हैं, अबू सिम्बल है या अलेक्जेंड्रिया का बनना। इनकी तुलना में जो उन्होंने खुद अपने बारे में लिखवाया, उस पर कितना यकीन करें। और ये बात सीधे उस सांस्कृतिक घुलने मिलने, कल्चरल असिमिलेशन के विचार से जुड़ती है जो हमने कुशाइट से लीबियाई लोगों के मामले में देखा। उन्होंने मिस्र को जीता जरूर, लेकिन आखिर में मिस्र की संस्कृति को ही अपना लिया। तो सोचने वाली बात है कि क्या लंबे समय की सफलता सिर्फ फौजी ताकत पर निर्भर करती है, या फिर घुलने मिलने, अपनाने और यहाँ तक कि जिन पर शासन कर रहे हैं उनकी संस्कृति को आत्मसात करने की क्षमता पर ज्यादा निर्भर करती है। क्या विजय सिर्फ बल का प्रयोग है या उस कहानी का हिस्सा बन जाना भी है जिसमें आपने कदम रखा है? ये कुछ गहरे सवाल हैं जिन पर सोचा जा सकता है। इस विस्तृत चर्चा के आधार पर प्राचीन मिस्र की कौन सी विशेषता सबसे अहम लगती है, इस पर विचार कीजिएगा। आज सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।
Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.